सोचिए, एक दौर था जब आजादी की लड़ाई ना वो बस शहरों के कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर आया साल 1918 और खेड़ा सत्याग्रह। ये वो कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इस लड़ाई की चिंगारी को सीधा भारत के गांवों में हर किसान के दिल में पहुंचा दिया। एक बहुत सीधा सा सवाल है, जब सरकार और किसान आमने सामने आ जाएं, तो जीतता कौन है? खेड़ा आंदोलन असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कहानी है। एक ऐसे टकराव की जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए, खेड़ा सत्याग्रह की इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किसानों का संकट क्या था, फिर बात करेंगे गांधी जी के सत्याग्रह की, जानेंगे कैसे एक लौह पुरुष का उदय हुआ, संघर्ष का क्या नतीजा निकला और आखिर में इस आंदोलन का महत्व क्या था। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 1918 में खेड़ा के किसानों के साथ ऐसा क्या हो रहा था, वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस विद्रोह की नींव रखी। देखिए, ये जो सत्याग्रह था ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे लगभग 2 दशकों की मुश्किलें थीं। पहले 1899-1900 में छप्पनिया अकाल ने पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। फिर 1917 में पहले तो भयानक बारिश और फिर सूखे ने खरीफ की फसल पूरी तरह तबाह कर दी। मानो इतना काफी नहीं था, 1918 में प्लेग की महामारी फैल गई और ऊपर से पहले विश्व युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही थी। मतलब किसानों पर चारों तरफ से मार पड़ रही थी। अब फसल की बर्बादी का अंदाजा लगाइए। किसानों का कहना था कि उनकी पैदावार 25% से भी कम थी। और पता है सबसे जरूरी बात क्या थी? उस वक्त के कानून के हिसाब से अगर फसल इतनी कम हो तो किसानों को टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए थी। ये उनका कानूनी हक था। एक तरफ फसल बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी तरफ प्लेग की महामारी ने जो कहर बरपाया वो भयानक था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 16,740 जाने गई। सोचिए, गांव के गांव खाली हो गए थे। किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी थी। और ऐसी मुश्किल वक्त में जब किसानों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सरकार ने क्या किया? राहत देना तो दूर, उन्होंने टैक्स 23% और बढ़ा दिया। वजह? पहले विश्व युद्ध का खर्चा पूरा करना था। मतलब प्रशासन ने किसानों की तकलीफों से पूरी तरह आंखें बंद कर ली थीं। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में था एक खास कानून जिसे 4 आना नियम कहते थे। बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड के तहत ये नियम था कि अगर फसल की पैदावार 4 आना यानी कि नॉर्मल से 25% से कम है तो उस साल किसानों का पूरा लगान माफ कर दिया जाएगा। इस नियम के हिसाब से देखें तो किसानों की मांग बिल्कुल जायज थी। और हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब मामला बिल्कुल साफ था। 2 पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थे किसान जो कह रहे थे कि भाई हमारी फसल 25% से भी कम हुई है और कानून के हिसाब से हमारा टैक्स माफ होना चाहिए। और दूसरी तरफ थी सरकार जो कह रही थी नहीं, फसल 25% से ज्यादा है, कोई राहत नहीं मिलेगी, पूरा टैक्स भरना ही पड़ेगा। अब ऐसे में टकराव तो होना ही था। तो जब सारी अर्जियां, सारी याचिकाएं बेकार हो गईं, जब सरकार ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया, तब इस संघर्ष ने एक नया रास्ता चुना। अब देखते हैं कि कैसे गांधी जी के सत्याग्रह ने इस लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। शुरुआत में तो गुजरात सभा और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों ने शांति से अपनी बात रखने की कोशिश की, रिपोर्टें दी, याचिकाएं भेजी, पर सरकार ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब गांधी जी खुद खेड़ा पहुंचे, ये देखने के लिए कि जमीनी सच्चाई आखिर है क्या। और उन्होंने कोई 1-2 नहीं, 50 से ज्यादा गांव का दौरा किया, हजारों किसानों से बात की, और उन्हें यकीन हो गया कि किसान जो कह रहे हैं वो 100% सच है। और फिर आया वो दिन, 22 मार्च 1918। नडियाद में हजारों किसानों ने मिलकर एक शपथ ली। उन्होंने कहा, हम सरकार को पूरा या बचा हुआ लगान नहीं देंगे, भले ही हमारी जमीनें जब्त हो जाएं, पर हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। बस इसी शपथ के साथ खेड़ा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत हो गई। अब ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई थी मान, सम्मान और इंसाफ की। तो सत्याग्रह की रणनीति क्या थी? बहुत सीधी। पहला, कोई टैक्स नहीं देगा। दूसरा, सरकारी अधिकारियों का शांति से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, किसानों के मन से डर निकालना, उन्हें ये सिखाना कि अधिकारी मालिक नहीं, जनता के सेवक हैं।
लेकिन इसमें एक मास्टर स्ट्रोक था। अमीर किसानों ने भी कसम खाई कि वो तब तक टैक्स नहीं भरेंगे जब तक उनके गरीब भाइयों का टैक्स माफ नहीं हो जाता। इस एकता ने आंदोलन को बहुत मजबूत बना दिया। यह बिंदु याद रखिएगा, यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ गांधी जी का नहीं था। ये एक ऐसी भट्ठी थी जिसमें तप कर भारत को अपना लौह पुरुष मिलने वाला था। हम बात कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल की। देखिए, खेड़ा से पहले पटेल एक कामयाब पश्चिमी तौर तरीकों वाले बैरिस्टर थे। उन्हें गांधी जी के तरीकों पर सच कहें तो ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन खेड़ा ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी शानदार वकालत छोड़ी, खादी पहनी और गांव-गांव घूमने वाले एक जननेता बन गए। वो गांधी जी के सबसे भरोसेमंद साथी और इस आंदोलन के असल फील्ड कमांडर बने। हाँ, पर पटेल अकेले नहीं थे, उनकी एक पूरी टीम थी। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, मोहनलाल पंड्या और रविशंकर व्यास जैसे कई बड़े नेता उनके साथ थे। इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को जमीन पर खड़ा किया। इन सभी नेताओं के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, तो जब आंदोलन इतना फैल गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया और इस पूरे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। इस संघर्ष का एक बहुत ही मजेदार और मशहूर किस्सा है डुंगली चोर यानी प्याज चोर का। हुआ ये कि सरकार ने एक किसान का खेत जब्त कर लिया जिसमें प्याज की फसल तैयार खड़ी थी। गांधी जी ने सलाह दी कि जब्ती भले हुई हो, फसल पर हक तो किसान का ही है। तो उनके सहयोगी मोहनलाल पंड्या ने दिन दहाड़े जाकर वो प्याज की फसल काट ली। नतीजा, उन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। किसानों के मन से जेल का डर निकल गया। अब जेल जाना शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात बन गई थी। आखिर में सरकार को झुकना ही पड़ा। हाँ, उन्होंने खुले तौर पर अपनी हार नहीं मानी, लेकिन जून 1918 में कलेक्टरों को एक सीक्रेट ऑर्डर भेजा गया। ऑर्डर में कहा गया कि अगर अमीर किसान अपना टैक्स भर देते हैं तो गरीब किसानों का टैक्स सस्पेंड कर दिया जाए। यही तो किसान मांग रहे थे। तो भले ही ये एक छिपा हुआ समझौता था, पर यह सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। तो चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह की असली विरासत क्या है, क्योंकि इसका महत्व सिर्फ एक टैक्स विवाद को सुलझाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर हम इसके लंबे असर को देखें तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने आज़ादी की लड़ाई को शहरों से निकालकर गांव तक पहुंचा दिया। किसानों को इस लड़ाई का हिस्सा बना दिया। इसने ये भी साबित कर दिया कि सत्याग्रह एक कितना ताकतवर हथियार है। इसने गांधी जी के नेतृत्व को और मजबूत किया और सबसे बढ़कर सरदार पटेल जैसे भविष्य के महान नेताओं को तैयार किया। अब ये टेबल गांधी जी के शुरुआती 3 बड़े आंदोलनों को समझने के लिए बेहद जरूरी है: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। देखिए, चंपारण में विरोधी यूरोपियन बागान मालिक थे और तरीका था सविनय अवज्ञा। अहमदाबाद में विरोधी भारतीय मिल मालिक थे और तरीका था भूख हड़ताल। और खेड़ा में विरोधी सीधे ब्रिटिश सरकार थी और तरीका था असहयोग। ये दिखाता है कि गांधी जी हर स्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते थे। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चंपारण में क्या हुआ था? वहां एक गलत कानून को तोड़ा गया था। इसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा। लेकिन खेड़ा में कानून नहीं तोड़ा गया, बल्कि किसानों ने सरकार के साथ सहयोग करने से ही मना कर दिया, टैक्स न देकर। इसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन या असहयोग। और खेड़ा गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सफल असहयोग आंदोलन था। यही आइडिया आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना। तो खेड़ा ने एक बात तो साफ कर दी कि जब आम लोग सच और एकता के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। और ये हमें आज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अपने हक के लिए लड़ने का ये जो ऐतिहासिक सबक है, वो आज के समय में हमारे लिए कितना प्रासंगिक है।